हेलो भाई। नमस्कार। तो कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपना काम कर रहे होंगे दोस्त। ठीक है। आज हम जो चैप्टर लाए हैं बैमनी साम्राज्य के बारे में है। ठीक है। पीछे हमने जो क्लास ली थी वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में थी। आज हमें जो है चैप्टर है वो बैमनी साम्राज्य है, यानी जो दक्षिण का एक क्षेत्र है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये सर जो थोड़ा सा वो काम उम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं मैसेज लेता हूँ। हाँ। हाँ भाई, इतिहास 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 को चालू कर रहे हैं। बिल्कुल इतिहास की ये जो है बैमनी साम्राज्य इतिहास का ही है। ठीक है, मिडावल हिस्ट्री में जिसे हम रख सकते हो क्या। और ये सर ये 10वीं क्लास का जो सिलेबस है ये जो बहुत बड़ा है, कैसे मैनेज करूं? वाकई में यार 10वीं क्लास का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। इस पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और समाज में जो जो शिक्षा के मामले में जो कुरीतियां है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। दुनिया में इतना बड़ा सिलेबस, तो 10वीं का जो सिलेबस है इतना बड़ा सिलेबस जो है किसी का नहीं है। ठीक है। अब किसी भी देश के साथ अगर कंपटीशन करें 10वीं क्लास के बच्चों के साथ, तो हमारा जो इंडिया का बच्चा वो जीत जाए इस मामले में। हमने इतना बड़ा सिलेबस कर रखा है कि पता नहीं, मतलब बच्चे तो 10वीं क्लास के बच्चे वो 10 10 8 8 10 10 घंटे पढ़ते हैं। क्या मतलब जरूरत क्या है? ठीक है। हम तो देखते हैं कि जो बच्चे कंपटीशन वालों बच्चों के साथ जो लाइब्रेरी में आते हैं, तो 10वीं क्लास का बच्चा 12वीं क्लास, क्या है जरूरत है इसकी? ठीक है। उल्टा मतलब जो 10वीं क्लास के सिलेबस को उसको कम किया जाना चाहिए और जो उसको कम करके वहां पे जो मतलब जो स्वास्थ्य के बारे में, मतलब जो मानसिक और शारीरिक व्यवस्था की जो चीजें, उनका जो सिलेबस उनको उनको वो तैयार किया जाना चाहिए। मतलब जो उनको सिलेबस कम करके जो खेलने कूदने की चीजें उसको बांटनी चाहिए। कैसे बच्चे स्वावलंबन हो, ऐसी चीजें जो उनके सिलेबस में रखी जानी चाहिए। मतलब 3 4 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए और बाकी उनको खेलने कूदने का जो समय वो दिया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चा 10 10 घंटे पढ़ता है। क्या ही जरूरत है यार? मतलब अभी शारीरिक जो विकास है उसका हुआ ही नहीं, मानसिक विकास जो है उसका हुआ ही नहीं। हम उसको मतलब ज्यादा मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। हमने जो शिक्षा का ढांचा है वो बिगाड़ कर रखा है यार। हम देखते हैं कि जो कॉलेज में जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो खुलकर वो जो खेलता है। ठीक है। मतलब 10वीं क्लास के बच्चे को तो हम ज्यादा पढ़ने के लिए कहते हैं और मतलब कॉलेज में हो जाते हैं तो मतलब पहली जब एग्जाम होती है तो पहली वाली रात को जो टबर पार्थ की जो वो संजीव आती है पार्थ की, जो पहले जो वो फट के पहली रात को पढ़ता है और भाई एग्जाम देने जाता है और टॉप करता है यो। और फिर कॉलेज को तो हमने देखा है चित्रे से कि मतलब कॉलर ऊंची की हुई है, गमछा वो जो लगाए हुए है, मतलब यूं क्या है बताए मतलब। तो हम जो कॉलेज की जो शिक्षा है उसको तो ज्यादा सुधारा जाना चाहिए इस बजाय, और जो 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का सिलेबस को कम किया जाना चाहिए और जो कॉलेज वो वाला जो सिस्टम है उसको जो सुधारा जाना चाहिए। कोई ना, अब करना यार, कैसे भी करना मैनेज। ठीक है। आगे। हाँ भाई, मोहम्मद बिन तुगलक तो मतलब एक अच्छा मतलब अच्छा विद्वान था। ठीक है। लेकिन उसका जो भाग्य वो साथ नहीं देता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है। हमने बहुत मतलब हमने इसकी क्लास ली थी, वो आप देख लेना। ठीक है। हाँ, तो हम उसी को चालू करें है ना। हम पढ़ते हैं कि जो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी, उसने सबसे पहले जो दक्षिण में वो जो उसने जो अभियान किया था वो दक्षिण में मलिकापुर को भेजता है और मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर वो मतलब एक विजय जैसी वो धारणा वो प्राप्त करता है। लेकिन हम जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का काल है जो मतलब इतना जो पावरफुल है वो काल नहीं माना जाता है। ठीक है। वो बहुत सारी योजना लेते हैं लेकिन उसका जो काल है मतलब एक मतलब कमजोर काल हम रख सकते हैं। इसी के समय बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे। जब विद्रोह होते हैं यानी जब केंद्र में शक्तियां कम होती है तब राज्य अपने आप पावरफुल होते हैं। अब जब दिल्ली का जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर है तो अब जो छोटी मोटी जो छोटी मोटी रियासतें वो बिल्कुल पावरफुल होगी। तो हम पढ़ते हैं कि जो दक्षिण में है साउदर्न इंडिया में विजयनगर साम्राज्य मतलब उभर कर सामने आता है, जिसमें कृष्ण देव राय जैसा समय शासक वो है देखने को मिलता है। बहमनी साम्राज्य उभर कर सामने आता है। ठीक है। तो जब केंद्र में सरकार कमजोर होती है तो राज्य में पावरें बढ़ती है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक से तो क्या है, वो तो दक्षिण है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो आसपास में दिल्ली के आसपास में विद्रोह हो रहे थे वो मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं दब रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब बहुत नीचे दक्षिण में बहुत बड़ा मतलब एक क्रांति विद्रोह का क्रांति मतलब क्रांति को विद्रोह का शहर था ये बहमनी वाले, तो इसको तो कैसे ही रोक लेता वो। ठीक है। तो हम आज उसी बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जो चलो हम पढ़ते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य है, हमने पीछे विजयनगर साम्राज्य को देख लिया और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य आपस में जो युद्ध चलते थे वो रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर थे, यानी कृष्णा और
तुंगभद्रा जो नदियों का जो दोआब का क्षेत्र है वो ओबियसली उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा होती है, ठीक है। और वहां पे जो चावल की पैदावार है, गेहूं की पैदावार है, न केवल चावल और गेहूं की पैदावार है बल्कि जो हीरे ज्वार थे उसकी खदानी भी के लिए भी इंपोर्टेंट है। तो बहमनी साम्राज्य और जो विजयनगर साम्राज्य आपस में इसी क्षेत्र के लिए लड़ते थे। आप बोलते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक इस पे जो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया था? मोहम्मद बिन तुगलक की तो खुद की जो गद्दी है वो संभल नहीं पा रही थी, वो इसको तो क्या ही कंट्रोल कर लेता, ठीक है। तो ये बहमनी साम्राज्य वो हमें देखने को मिलता है दक्षिण में, जिसने मतलब जिसके 18 शासक हुए और उन्होंने 175 शासकों तकरीबन 175 वर्षों तक जो शासन किया था इन लोगों ने। तो इसमें जो सबसे मतलब इसकी जो साम्राज्य की जो स्थापना करता है वो जो हसन खां गंगू, जिसे हम जफर खां के नाम से भी जानते हैं, फिर वो अपना जो टाइटल बदलता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के रूप में। हम पढ़ते हैं कि वो मतलब हिंदुओं पर वो जजिया कर हटाता है। वो जजिया कर इसलिए हटाता है कि वो अपने जो हिंदू अपने साम्राज्य में हिंदुओं की सबसे ज्यादा वो बढ़ोतरी करता है और वो हिंदुओं को सबसे ज्यादा जागीरें भी प्रदान करता है। वो नहीं चाहता है कि शुरू में ही बहुत सारे दुश्मन बना ले, इसलिए वो मतलब जजिया कर को समाप्त कर देता है। हमने मतलब मिडावल हिस्ट्री को हम चालू करते हैं तो हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो जजिया कर रहे उसने स्टार्ट किया था। फिर हम पढ़ते हैं कि जो अकबर आता है लगभग 1564 में उसने जो है वो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और जजिया कर उस पे लगता है जो मतलब मुसलमान नहीं है, ठीक है, हिंदुओं पे जो है वो जजिया कर वो लगता है, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने तो जजिया कर न केवल जजिया कर लिया बल्कि उसने तो जकात दोनों कर लिए थे। उसने जजिया और जकात दोनों, मुसलमानों पर भी इसने जो धार्मिक टैक्स है वो लिया था और हिंदुओं से भी, ठीक है। और कालांतर में हम पढ़ते हैं कि जो ये हसन खां गंगू है बहमनी साम्राज्य वाला, ये जजिया कर नहीं लेता है, ठीक है। और औरंगजेब ने भी बहुत सारे दक्षिण में जो है अभियान किया था। औरंगजेब ने खूब मतलब 25 सालों तक वो दक्षिण में अभियान किया था। ऐसे 2-4 ही है जो मतलब दक्षिण को संभाल पाए थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब है, अकबर है। ऐसे 2-4 ही शासक है, बल्कि जो साउथ इंडिया पहले भी रुकने वाला नहीं था और अभी भी कहाँ रुक रहा है, ठीक है। अभी में हम देखते हैं कि सरकारें मतलब स्थानीय सरकारें हैं वहां पे, ओके। तो बहमनी साम्राज्य हम देख रहे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जिसकी उपाधि है, वास्तविक नाम इसका जफर खान है। राजधानी ने इसने सबसे पहले राजधानी जो गुलबर्गा को बनाया था और जिसने इसका नाम अहमदाबाद रख दिया था बाद में। हम पढ़ते हैं कि जो एक तो ये हसन खां गंगू हुआ और मोहम्मद शाह प्रथम हुआ, एक ताजुद्दीन फिरोज, ये 3-4 शासक ही थे जिन्होंने मतलब वो इसको गुलबर्गा और राजधानी बनाया था। लेकिन हम आगे देखते हैं कि जो आगे जो शासक आते हैं वो बिदर को राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। तो आप मतलब इसका तीनों जो है नाम ध्यान रखना, एक तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, एक जफर का, एक जफर का, एक हसन गंगू। इस पे जो नाम नहीं मैं लिख देता हूँ, हसन गंगू, क्या आ गया, हसन गंगू, ठीक है। ये जो गंगू टाइटल है खेती की फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक जो इतिहासकार है वो हुआ, तो उसने बोला था कि जो ये गंगू टाइटल है मतलब कभी जो हसन खां गंगू वो एक ब्राह्मण के यहाँ नौकर हुआ करता था, तो और उस ब्राह्मण का नाम गंगू था, तो इसने जो टाइटल है वो गंगू नाम दे दिया, ठीक है। इसने हिंदुओं से जजिया करने लेने का आदेश दिया। वो शुरू में दुश्मन नहीं बनाना चाहता, इसलिए इसने हिंदुओं से न केवल वो हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेता बल्कि हिंदुओं को तो उल्टा वो जागीरें प्रदान करता है। हसन खां गंगू ने दाबुल पर अधिकार कर लिया। दाबुल एक बंदरगाह है, उस पर जो है उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। ये 2-4 बातें इसके बारे में, ओके। फिर जो शासक आता मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम है मतलब एक मतलब अच्छा शासक हुआ। मतलब अच्छा शासक तो क्या ही कहते हैं इसको, मतलब इसने सबसे पहले जो है बारूद का प्रयोग किया था। दक्षिण में जो सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था वो मोहम्मद शाह प्रथम था, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं इसको तेज बोल रहा हूँ, तेज मतलब इसको थोड़ा सा जो वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको मैनेज करके देख लेना, ठीक है। ये जो मोहम्मद शाह प्रथम हुआ, मैं बता रहा था कि जो मोहम्मद शाह प्रथम हुआ इसने सबसे पहले जो बारूद का है वो सिस्टम वो चलाया था। और हम पढ़ते हैं कि जो बाबर है, बाबर ने सबसे पहले जो है बारूद का प्रयोग किया, लेकिन उससे भी पहले ये मतलब एक बड़े स्तर पर नहीं था लेकिन एक छोटे से स्तर पर था, लेकिन इसने पहले सबसे पहले जो है चालू किया था। हम पढ़ते हैं कि उत्तर भारत में सबसे पहले जो बारूद है जिसने मतलब बड़े क्षेत्र में बारूद का प्रयोग वो बाबर ने किया था, लेकिन छोटे क्षेत्र पर देखे तो इसने मोहम्मद शाह प्रथम ने जो ये चीजें वो लागू की थी। तो इसने इसके शासनकाल को कुशल संगठन किया, इसने शासन का कुशल संगठन किया। इसी के काल में विजयनगर साम्राज्य पर युद्ध होने लगे थे।
हम पढ़ते हैं कि जो बुक्का प्रथम है इसके साथ है, विजयनगर का जो बुक्का प्रथम है इसके साथ है, वो मतलब इसके साथ तनातनी चलती है, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं कि बुक्का प्रथम ने जो मुदगल का किला है वो जीत लिया था, तो उसके कारण है वो किले के कारण है वो जो लड़ाई है वो चलती है। इसी काल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ, जिससे रक्षा संगठन में नई क्रांति पैदा हुई। सेनाई को नाई को उमरा कहा जाता था। सेना के नाई, ये जो ये टाइटल है दरअसल हसन खान की है, हसन खान को, यानी कि अमीर ए उमरा सेना का सेनापति हुआ करता था, ठीक है। फिर ताजुद्दीन फिरोज, ताजुद्दीन ये जो इसका काल वो नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ, 1397 से लेकर जो इसने शासन किया था 1422 तक, और ये इंपोर्टेंट शासक है, ठीक है। इसी के काल में जो हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य से वो मतलब ज्यादा वो लड़ाइयां वो चल रही थी, ठीक है। और सुनार की बेटी का युद्ध भी इसी के काल में हुआ था, देवराय प्रथम और जो है ताजुद्दीन फिरोज, जो हमने पीछे जो विजयनगर साम्राज्य में भी पढ़ा था, और ताजुद्दीन फिरोज को भी हमने देखा था उसमें। ये बहमनी साम्राज्य का सबसे विद्वान सुल्तानों में से एक था। सबसे पहले इसी ने विदेशियों को बोलते हैं अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है। और प्रशासन में इसने बड़े स्तर पर हिंदुओं को भी सम्मिलित किया। इसी के समय में दक्षिणी ब्राह्मण और अफाकियों के बीच लड़ाई हुई, जो आगे चलकर बहमनी साम्राज्य का पतन का कारण बनती है। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर को बसाया। अब देख मैं बताऊं इसके बारे में, ताजुद्दीन फिरोज के समय से जो विदेशी है, जैसे ईरान है, मिस्र है, इराक है, वहां से जो लोग हैं वो आने लगे थे, और इसने जो वहां से लोग आ रहे थे एक तो बहुत ज्यादा, और जो अपने वाले जो ब्राह्मण है वो लोग भी, जो अपने हिंदू वाले ब्राह्मण, दक्षिणी ब्राह्मण, वो भी आ रहे थे। और दोनों ही ताजुद्दीन फिरोज के समय दोनों ही मतलब उच्च पद पर मतलब पहुंचना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनके बीच में लड़ाई होगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, तो इनके बीच में लड़ाई हुई। और जब हम देखते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य जो 5 भागों में टूट जाता है, बरार है, बिदर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर, इन 5 भागों में टूट जाता है, और टूटने के कारण भी जो ये दोनों लोग हैं, एक तो विदेशी लोग और ये अपनी दक्षिणी ब्राह्मणी ये लोग हैं, ठीक है। और इसने जो भीमा नदी के तट पर एक फिरोजाबाद शहर को बसाया था, ठीक है। भीमा नदी के तट पर जो फिरोजाबाद को मतलब हम पढ़ते कि जो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद को बसाया था, लेकिन ये दूसरा शहर है, ये जो भीमा नदी है जो कर्नाटक में है ना। आगे हम देखते हैं शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसने जो शासन किया था 1422 से लेकर 1446 में, इसने अब जो राजधानी है वो बिदर को बनाया था, ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज के समय तक ही राजधानी है वो गुलबर्गा हुआ करती थी, अब जो राजधानी है वो बिदर है, ठीक है। तेज बोल रहा हूं, है तेज बोलो, ठीक है। इसने जो राजधानी है वो बिदर, राजधानी का नाम बदलकर इसने मोहम्मदाबाद, इसका जो नाम है वो है ना चेंज कर दिया था, ठीक है। इसके शासनकाल को न्याय एवं धर्म निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। ये जो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम हुआ, ये मतलब धर्म से सहिष्णु था, ठीक है। और इसने इस इतिहास में अहमद साली या अहमद संत भी कहा जाता है। बाद में इसका जो बेटा आता है वो तो मतलब इसमें जो कोई लखनऊ तो होते नहीं है, मतलब उसी काल में जो विद्रोह ज्यादा होते हैं। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ये अपने पिता की तरह योग्य शासक नहीं था, ठीक है। इसी के शासनकाल में अफाकियों की संख्या बढ़ गई, जो अफाकिया नहीं जो विदेशियों की है वो जो है संख्या वो बढ़ गई। इसी के काल में ही ईरानी अफाकी मोहम्मद गवाह बहमनी साम्राज्य में आया था। और जो ये मोहम्मद गवाह है, इस मोहम्मद गवाह ये जो बहमनी साम्राज्य में ये जो महत्वपूर्ण स्थान है वो जो रखता है। महमूद गवाह ने ही जो बहमनी साम्राज्य की वो नींव को मजबूत करने का काम अगर किसी बंदे ने किया तो वो मोहम्मद गवाह था, ठीक है। और इन लोगों की तो बस की बात ही नहीं थी, ओके। हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पावरफुल जो शासक हुआ वो कृष्णदेवराय हुआ, लेकिन इसी के जो बहमनी साम्राज्य में अगर किसी को हमें मतलब शासक को मजबूत, ये शासक नहीं था। मोहम्मद गवाह एक छोटा मोटा कोई व्यापारी था, ये कोई हीरो का लेन देन कोई व्यापारी करता था, लेकिन धीरे धीरे वो राजाओं के संपर्क में आया, तो ये आगे चलकर तो ये वजीर बनता है। मतलब मोहम्मद तृतीय के समय तो ये जो मोहम्मद गवाह सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे मोहम्मद गवाह को। शासन कमजोर होने का ना इसके काल में बहुत सारी युद्ध हुई है। बिल्कुल जो राजा कमजोर होगा ऑब्वियसली बात है जो सेनापति है वो मजबूत होंगे। मतलब जो भी जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे मराठा में पढ़ते हैं छत्रपति जब कमजोर हुआ तो सारी शक्तियां पेश हो गया हाथों में आने लगी। सही बात है, जब केंद्र कमजोर होगी तो शक्तियां राज्य के क्षेत्र में वो बढ़ जाएगी। तो मतलब इसमें इसी काल में जो कमजोर हुआ शासक तो ऑब्वियसली बात है जो युद्ध तो होंगे। हुमायूं नहीं है मुगल बादशाह वाला, बाबर का जो भाई है वो हुमायूं नहीं है, सॉरी बाबर का बेटा वो हुमायूं नहीं है, दूसरा हुमायूं है ये, ठीक है।
अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। इसने दक्कन का नीरो कहा जाता है, ठीक है, दक्कन का नीरो कहा जाता है। एक शासक हुआ नीरो, इसके बारे में कहते हैं कि जब रोम धूं धूं कर जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये सन 64 की बात है, जब मतलब कहते हैं कि जो आग है वो भी इसी ने जो मतलब जो नीरो है उसी ने लगाई थी। नीरो क्रूरता के लिए जाना जाता है, ठीक है, नीरो कुख्यात के लिए प्रसिद्ध है। हम किसी को भी बोलते हैं वो नीरा, मतलब नुगरा, नुगरा बोलते हैं, नीरो नुगरा, किसी के नाम कुछ बोलते हैं, तो नुगरा क्यों है, नीरो क्यों है, नुगरा या नीरो मतलब ऐसा है जो मतलब गलत है, क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। नीरो तो इतना खतरनाक शासक हुआ रोम में, उसने अपने जो विद्रोही है उसको मरवा डाला उसने, ठीक है, उसने जहर देकर विद्रोह को मरवा डाला, और तो और उसने अपनी माँ को भी मरवा डाला, अपनी पत्नी को मरा डाला उसने, ठीक है, और किसी के साथ फेर चल रहा था, तो मतलब वो उसके साथ मतलब शादी करने के लिए राजी नहीं, तो शादी नहीं करने के लिए राजी, उसको भी मरवा डाला उसने। तो नीरो तो क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, तो इसे हुमायूं को भी ये भी क्रूर शासक है। इसने मोहम्मद गोवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब जो मोहम्मद गोवा प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, इसी काल में मोहम्मद गोवा के पास शक्तियां वो थोड़ी थोड़ी आने लगी थी। मोहम्मद गोवा एक छोटा मोटा कोई व्यापारी था, और ये आगे चलकर इतना पावरफुल हो जाता है कि ये जो पूरे बहमनी साम्राज्य को ये बंदा कंट्रोल करता है। उसने प्रशासनिक परिषद की स्थापना की, जिसमें इसकी माता समेत 4 व्यक्ति थे। इसकी माता का जो नाम था वो ख्वाजा जहां था, ख्वाजा जहां। आगे देखते हैं मोहम्मद तृतीय। अब जो मोहम्मद तृतीय हुआ वो मतलब एक छोटा सा बच्चा था, कोई 9 साल का, है ना, 9 साल का छोटा सा बच्चा था। तो अब शासक किसको संभाला जाए, मतलब जो है सरकार कौन चलाए, ठीक है, शासन कौन करे, तो इसकी माता थी ख्वाजा जहां, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो मोहम्मद गोवा वही बचता है। अब ये तो छोटा सा बच्चा था, अब जो सारी शक्तियां मोहम्मद गोवा के पास में है। अब वो मोहम्मद गोवा मतलब एक अच्छा शासक हुआ, अच्छा शासक बोल सकते हैं, व्यापारी तो हम क्या ही बोलिए उसको, अच्छा शासक हो सकता है, लेकिन उसने मतलब शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वो बहमनी साम्राज्य को मजबूत करता है। अगर बहमनी साम्राज्य की कोई नींव मजबूत करता है तो वो मोहम्मद गोवा करता है, ठीक है। उसने जो मतलब प्रांतों को 8 भागों में बांट दिया था। हम पढ़ते हैं कि जो हसन खां गंगू है, हसन खां गंगू ने जो है प्रांतों को 4 भागों में बांटा था, है ना, 4 भागों में नाम लेते हो। एक तो हसन गंगू ने जो प्रांतों को 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में क्यों बांटा था, क्योंकि जो शासन का भार है उसको कम किया जा सके। जैसे उसने बिदर मार दिया था, बरार, दौलताबाद और गुलबर्गा। इन 4 भागों में जो हसन खां गंगू है अपने साम्राज्य को बांट दिया था, ताकि जो भार है उसको कम किया जा सके। लेकिन जो मोहम्मद गोवा आता है उसने अपने जो शासनकाल को 8 भागों में बांट दिया था, ठीक है। इसने जो है मोहम्मद गोवा ने जो अपने शासन को 8 भागों में बांट दिया था, और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें बहमनी साम्राज्य मजबूत हुआ, ठीक है। वो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन भी मजबूत करता है बहमनी साम्राज्य को। एक मतलब टॉप एपिक क्लास पे अगर पहुंचाने किसी बंदे ने काम किया तो बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद गोवा ही था, ठीक है। लेकिन उसकी मृत्यु भी है ना मतलब बहुत बुरी होती है, ठीक है। उसने मालवा पर अधिकार कर लिया था। उसकी जो सबसे बड़ी जीत है, उसने विजयनगर वालों से गोवा जीत लिया था, ठीक है। और उसने बहुत सारे काम किए थे, जैसे उसने वो इंटरनेशनल वो रिलेशन की है वो मजबूत करने का काम किया था। हम पढ़ते हैं कि जो मोहम्मद गोवा इसका प्रधानमंत्री था, इसने ख्वाजा जहां की उपाधि धारण की। ख्वाजा जहां कौन थी, इसकी जो मोहम्मद तृतीय की मम्मी थी, और उसी के जो टाइटल उसने वो धारण किया था। इसने बहमनी साम्राज्य को मजबूत करने का काम किया। इसने मालवा पर अधिकार कर लिया, और सबसे बड़ी सफलता उसने गोवा को जीत लिया था। इसने अपने साम्राज्य को 8 भागों में बांट दिया। इसने इराक, ईरान, मिस्र, टर्की के सुल्तानों से जो पत्र व्यवहार किया। बिदर में इसने मावदाली की वो जो है स्थापना की थी, ठीक है। और बिदर में जो सारी चीजें होती है, सारी शक्तियां बिदर में ही चली जाती है लास्ट में, क्योंकि बिदर अब राजधानी है, इसलिए तो हमें बिदर को दक्कन की जो है लोमड़ी कहते हैं। यानी बिदर में जो भी कोई भी काम होगा वो जो उसका प्रभाव वो चारों तरफ होगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, बस इतना सा ही है। फिर इसका जो लास्ट शासक हुआ मोहम्मद गोवा के बाद में, जो कलीमुल्ला शाह आता है, मतलब वो इतना पावरफुल होता नहीं है। लास्ट में होता है कि जो मोहम्मद गोवा है, इसको जो विदेशी और दक्षिणी ब्राह्मण है वो मतलब मोहम्मद तृतीय को बिड़ाते हैं, मतलब इनके बारे में जो है गलत अड़त सड़त बोलते हैं। फिर मोहम्मद गोवा को पकड़ कर लाते हैं, ठीक है। जब मोहम्मद गोवा को पकड़ कर लाया गया तो उसको मतलब इन लोगों ने, मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गोवा को फांसी चढ़ा दी थी, ठीक है।
तो बाद में जो मोहम्मद गवाही था पावरफुल शासक, बाद में तो ये छोटे मोटे जो शासक है वो आए, और लास्ट में जो कलीमुल्लाह शाह इतना पावरफुल हुआ नहीं, तो अब जो है बहमनी साम्राज्य वो 5 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और 5 भाग अपनी अपनी जो अलग अलग रियासतें वो बना लेते हैं। हम पढ़ते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य में भी जब जब सदाशिव आया और फिर राम राय के जो नेतृत्व में जो शक्तियां थी, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध जो बन्नी हट्टी के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। वो जब युद्ध होता है तब मतलब विजयनगर साम्राज्य मतलब एकदम कमजोर हो जाता है। फिर विजयनगर साम्राज्य जब कमजोर होता है तो विजयनगर साम्राज्य में से ही जो छोटी मोटी है वो रियासतें निकलती है। जैसे विजयनगर साम्राज्य से में हम पढ़ते एक मैसूर, जिसका राजा वो वडियार वंश का जो चिक्का राजा हुआ करता था वो, और हैदराबाद, मतलब ये जो रियासतें निकली वो विजयनगर साम्राज्य से ही थी। उसी प्रकार जब अब मोहम्मद गौर को इसने मतलब मृत्युदंड दे दिया, तो अब जो मतलब शासक इतने जो पावरफुल हुए नहीं, और लास्ट में बहमनी साम्राज्य का टुकड़ा वो होने लगा, मतलब बढ़ने लगा। जो हम 5 भागों में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये 5 भाग, ये है 5 भाग बीजापुर, ये जो बहमनी साम्राज्य के ये टुकड़े हैं। बीजापुर जी आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह ने इसको जो है इसका संस्थापक हो गया था इतने सन में। अहमदनगर इसका जो वंश निजाम शाही है, जो मलिक अहमद जो इसका संस्थापक है। बरार इमाद शाही जो वंश को कंट्रोल करता है, फतेहुल्लाह इमाद शाह। ये जो फतेहुल्लाह इमाद शाह है पहले जो है हिंदू शासक हुआ करता है, और बाद में जो इन बहमनी साम्राज्य मोहम्मद गवा के संपर्क में आता है तो ये मतलब मुसलमान बन जाता है। फिर ये जो बरार की जो है स्थापना करता है। और यूसुफ आदिल शाह, ये जो बीजापुर वाला है, जिसके हम पढ़ते कि अली आदिल शाह, जिसकी पत्नी हुआ करती थी चांद बीबी, जो अहमदनगर की एक वो रूलर हुआ करती थी, ठीक है। जब अली आदिल शाह की जब मृत्यु हो जाती है तब जो सारा कंट्रोल जो चांद बीबी वो करती है, ठीक है। एक गोलकुंडा की जो स्थापना कुतुब शाह वंश ने की थी, और इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, ठीक है। जो बिदर की ब्रिज है, और अमीर अली ब्रिज ने इसकी जो है स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। ये जो हमने बहुत जल्दीबाजी में मतलब बहुत फास्ट तरीके से मैंने जो बहमनी साम्राज्य है उसको मतलब पूरा कराने की जो कोशिश की है ना दोस्तों, तो मैं मानता हूँ कि आपको जो मैंने चीजें वो पढ़ाई है वो आपको समझ में आई होगी दोस्तों ना, ऐसे मैं उम्मीद ही करता हूँ। और बाकी आप जो वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीजें वो समझ में आएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को धीरे धीरे जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपका जो प्यार है आशीर्वाद यूं ही बना रहे, ठीक है। और तो क्या ही बात है, और क्या मैसेज लिखोगे भाई, बताओ। हाँ अब हाँ, हमने ये जो बहमनी सबसे ज्यादा जो सवाल है एग्जाम में वो विजयनगर साम्राज्य से देखने को मिलेंगे आपको। और बहमनी साम्राज्य में अगर देखने को सवाल मिलेंगे तो हसन खां गंगू से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो सवाल वो देखने को नहीं मिलेंगे। और विजयनगर साम्राज्य वालों में भी कृष्णदेव राय के बारे में जो एग्जाम है वो कृष्णदेव राय फेवरेट होता है एग्जाम वालों का, ओके। और तो क्या है, हमने जो है ये मैंने जल्दबाजी में इसलिए कराने की कोशिश की ताकि जो वीडियो आपकी वो लंबी ना हो जाए दोस्तों, ओके। आपको जो चीजें वो समझ में मतलब आ जाए, और आपको जो समय की भी अपनी एक महिमा है, ठीक है। समय की बचत भी होती है इसमें, और क्या है ना। तो और क्योंकि अब बता देना, मैं सर को बता देना, ठीक है दोस्तों। तो आपका प्यार आपका आशीर्वाद यूं बने। नमस्कार, धन्यवाद।